दोस्तों आज के इस डिबेट में अरविंद केजरीवाल जी का इंटरव्यू ले रहे हैं एबीपी न्यूज के एंकर संदीप चौधरी जी, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे हैं जिसका जवाब अरविंद केजरीवाल जी के पास नहीं है। जब उन्होंने शीश महल के विषय में पूछा तो अरविंद केजरीवाल बातों को गोल गोल घुमाने लगे और कई मुद्दे हैं जो अरविंद केजरीवाल के सामने संदीप चौधरी जी के द्वारा रखा गया और एक भी सवाल का जो है अरविंद केजरीवाल संतुष्टि से जवाब नहीं दे रहे हैं। सभी विषयों में वो अमित शाह जी को लपेट ले रहे हैं। उस पर संदीप चौधरी ने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को पेला है ये देखने लायक है। तो आगे की डिबेट में इन सभी चीजों को आप देखेंगे। और आज मेरे साथ अरविंद केजरीवाल, कॉमन मैन, अब सीएम नहीं है, अब कॉमन मैन हैं, हमारे साथ हैं। और अरविंद 177 दिन आपने, बल्कि आप इधर दाहिने की तरफ आए हैं, 177 दिन जेल में बिताए। 177 दिन की जेल, अब ये खुला आसमान बहुत अच्छा लग रहा है। नीचे घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है? नहीं, खुला आसमान बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि सबको डर आज़ादी नहीं लगा बहुत जब पसंद जेल में होती थे है। कि परिवार का क्या होगा? नहीं, जेल में था, जेल में परिवार का वो रहता था। मेरे माँ बाप की मुझे याद आती थी जब मैं जेल में था, और जेल के दिन बड़े कठिन थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि कई सारी चीज़ें थी। जेल में उन्होंने मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता है जब आप केवल जेल ऑफिशियल्स या मेडिकल स्टाफ से बात कर सकते हैं, बाकी जितने कैदी होते हैं वो आपस में घुल मिल सकते हैं। जो फोन पर बातचीत होती है परिवार वालों से मिलना जुलना, वो वाली एक वो होता है जैसे दिन हफ्ते में 2 बार 3 बार आधा आधा घंटा, वो उस तरह से होता है। 20 किलो तक आपका वेट कम हो गया था? 10 किलो वेट मेरा, 10 किलो मेरा वेट वजन कम हो गया था। तो 15 दिन तक मुझे मेरा इंसुलिन बंद कर दिया गया। फिर हमें कोर्ट जाना पड़ा, तो कोर्ट से परमिशन मिली हमें, और कोर्ट ने एक डॉक्टर्स का पैनल बनाया, उसने इंसुलिन दोबारा चालू किया। तो कई सारी समस्याएं थी वहाँ पे, लेकिन उस सब में गीता ने मेरा बड़ा साथ दिया। मैंने गीता को पढ़ा, गीता को कई बार पढ़ा, और गीता की वजह से मुझे एक अंदर स्ट्रेंथ मिली। और मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में भी अगर कभी भी कोई मुसीबत आए, अगर कभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम आए, तो आप गीता पढ़ के देखिएगा। गीता से बहुत शांति मिलती है और गीता से बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। पर गीता का ज्ञान आप लोगों को, दर्शकों को दे रहे हैं। गीता में ईमानदारी की बात की जाती है, बेईमाना ना किया जाए। लोग तो ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल बदल गए हैं। अरविंद बदले तभी जेल की भी हवा खानी पड़ी। जो अरविंद आए थे ईमानदारी का मफलर ओढ़कर, पहनकर, वो अरविंद रहे ही नहीं। पर बेईमानी तो मैंने की नहीं, बेईमानी तो कोई साबित ही नहीं हुई। सारे झूठे केस लौट दिए गए हमारे ऊपर। हमारे पार्टी के एमएलएज के ऊपर लगभग 167 केसेस किए हुए इन्होंने। 132 केसेस में नतीजे आ चुके हैं और बरी हो चुके हैं। सारे केसेस झूठे हैं, सारे केसेस सियासी हैं। मेरी इमेज को बदनाम करने के लिए, चूँकि हमारी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, मेरी एक ईमानदार नेता की छवि है, उसको बदनाम करने के लिए ये सारे झूठे केसेस हमारे ऊपर लगाए गए। आज मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, जनता का कोई आदमी, एक आदमी, ये तो सारा सियासी गेम चल रहा है, बीजेपी का गेम चल रहा है, जो हमारे ऊपर कीचड़ फेंका जा रहा है। एक आदमी मुझे जनता के बीच में नहीं मिलता जो कहता है केजरीवाल जी आपने गड़बड़ की है। तो सियासी है, राजनीति है, राजनीति के अंदर ये कीचड़ फेंक रहे हैं, क्योंकि ये काम के क्षेत्र में हमसे नहीं जीत सकते। हमने जनता के लिए काम किया है, हमने बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों के अंदर हमने काम किया है। ये काम में हमसे नहीं, तो कीचड़ फेंको केजरीवाल पे, बदनाम करो केजरीवाल को। पर केजरीवाल के ऊपर आरोप, केजरीवाल के ही सबसे करीबी आपके हनुमान बने घूम रहे थे कैलाश गहलोत। वो कह रहे हैं आदर्शों से दूर हो गई पार्टी, अब शीश महल में रहने लगे अरविंद केजरीवाल, अरविंद ही बदल गए हैं। ये आपके करीबी लोग कहने लगे, आपके हनुमान। देखिए, कैलाश गहलोत क्यों छोड़ के गए, किस लिए छोड़ के गए, ये सारा देश जानता है। लोग दूसरी पार्टियां छोड़ के बीजेपी में क्यों जाते हैं, ये सारा देश जानता है। मुझे इसके ऊपर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, और ना मैं कुछ कहना चाहूँगा। पर शीश महल के जो आरोप लगते हैं, आलीशान मकान में रहने लगे जी, वो वैगनार पता नहीं कहाँ गई, वो नीले रंग की। मेरे को ना शीश महल से प्यार है, मेरे को ना किसी बड़े मकान से प्यार है, किसी से प्यार। आप खुद सोचिए, मैं जेल में 177 दिन रहा, बहुत तकलीफ़ में रहा, एक काल कोठरी में रहा,
अगर मेरे को उसका प्यार होता तो निकलने के बाद कुछ दिन तो और वहाँ का ऐशो आराम वो करता। निकलते ही मैंने इस्तीफा दे दिया। उपराज्यपाल कह रहे हैं कि ये आतिशी ये तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जो आपके बाद अब मुख्यमंत्री बनी है, 1000 गुना बेहतर है ये तो अरविंद केजरीवाल से। अच्छी बात है। आपने सारा रायता फैला रखा था दिल्ली में। एलजी साहब को हमारी पार्टी के नेता अच्छे लगते हैं। आज तक एलजी साहब ने बीजेपी के किसी नेता के बारे में नहीं बोला कि अच्छा है, हमारी पार्टी के नेता के बारे में बोला। तो मैं एलजी साहब को कहना चाहता हूं कि वो चाहे मेरे नाम पे वोट दें, चाहे आतिशी के नाम पे वोट दें, वोट तो झाड़ू पे ही दें। वो भी वोट तो झाड़ू पे देंगे, पर आपकी विश्वसनीयता, आपका भरोसा, आपकी छवि का भी सवाल, अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है क्या आपके सर पर? नहीं, अस्तित्व का क्यों खतरा मंडराएगा? केजरीवाल है। हाँ। मेरा ये जो जिंदगी की लाइन है, ये जिंदगी की लाइन तो ऊपर वाले ने लिखी है। अस्तित्व तो इसमें लिखा हुआ है। सीएम की कुर्सी या सीएम की कुर्सी नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सर जी गुगली भी फेंकेंगे, और सर जी का मतलब आपके लिए सर जी शब्द भी इस्तेमाल होता है, सर जी। हाँ जी। तो सर जी गुगली फेंकेंगे इस बार। गुगली क्या है? नहीं, कोई गुगली नहीं है। नहीं, गुगली है, एक गुगली फेंकी है आपने। पिछले हफ्ते 10 दिन में आपके बयानों पर मैं गौर कर रहा था। हर रोज निशाना तो आप साध रहे हैं, पर निशाना साध रहे हैं अमित शाह पर, देश के गृह मंत्री पर। क्यों? दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है, और ख़ासकर पिछले 2-3 साल के अंदर जिस तरह से दिल्ली के ऊपर गैंगस्टर्स ने कब्जा कर लिया है। बिजनेसमैन हैं, उनको फिरौती की कॉल्स आती हैं। अगर वो पैसे ना दें तो अगले दिन उनके दुकान के ऊपर शूट आउट हो जाता है। वो गुंडे आते हैं और बंदूकें चला के चले जाते हैं, गोलियां चला के चले जाते हैं। 160 फिरौती की कॉलें हुई। कॉल तो आपके विधायक करते हैं। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार इसलिए किया नरेश बाल्यान को कि सांगवान नाम के एक गुंडे के साथ वो लगातार संपर्क में था। नरेश बाल्यान को सांगवान के कॉल्स आते थे। सांगवान नाम के कोई गैंगस्टर, कोई नंदू या नन्नू कोई नाम है उनका, उसके 35 या 40 बार इसके पास कॉल आए इसको धमकी देने के लिए। इसने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बार रिटर्न में कंप्लेंट की पुलिस को नरेश बाल्यान ने कि मेरे पास धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, और उन कॉल्स के अंदर मुझे कहा जा रहा है कि मैं उसके लोगों के जो उसके टारगेट्स हैं उनसे पैसे इकट्ठे करके इस तक पहुंचाऊं। मैंने ये करने से मना कर दिया। तो अब आज कॉल आया है, उसमें उसने कहा है कि मेरा बेटा यहाँ पे है, मेरे बच्चे यहाँ हैं, मेरी वाइफ यहाँ है, और उनकी खैर नहीं है, तो मेरे परिवार को ख़त्म करने की धमकी दी जा रही है, मुझे बचाया। पर आप जब अंतरिम जमानत पर आए थे लोकसभा चुनाव के दौरान, आपने ये कहकर राजनीतिक गलियारों में खलबली भी मचा दी थी कि भाई आने वाले दिन तो अब प्रधानमंत्री अमित शाह बनेंगे। ये 75 साल प्रधानमंत्री मोदी के लिए आपने वो अगले साल सितंबर 2025 का जिक्र कर दिया था। उन्हीं का रूल है कि 75 साल में रिटायर होंगे। मैंने तो उनका रूल उनको याद दिलाया था। उन्हीं का रूल है कि 75 साल में रिटायर होंगे। रिटायरमेंट के बाद कौन बनेगा? तो उनके अंदर खींचातानी चल रही है, योगी जी के बीच में, उनके बीच में खींचातानी चल रही है। सब जानते हैं, ये कोई मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, सारी दुनिया जानती है। ये खींचतान चल रही है, सभी लोग जानते हैं। उस खींचतान को आप और उसमें आग में घी डाल रहे हैं। मेरा क्या लेना देना है संदीप जी? मैं दिल्ली के लोगों की सुरक्षा का मामला उठा रहा हूँ। आप उसको पता नहीं कौन सी डायरेक्शन में ले गए। आप रेवड़ी पर चर्चा करने को भी तैयार हो गए। तो रेवड़ी, आप रेवड़ी मान रहे हैं, जो आप फ्री की बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं ये रेवड़ी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ी देता है, फ्री की रेवड़ियाँ अच्छी नहीं है, फ्री की रेवड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि हाँ, मैं फ्री की रेवड़ी देता हूँ, मैं पैसे चोरी नहीं करता। अगर दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों को महंगाई से छुटकारा दिलाने के लिए मैं फ्री में बिजली देता हूँ, बताइए क्या गलत कर रहा हूँ? अगर एक एक एमपी, एक एक एमएलए को 5-5 हज़ार यूनिट बिजली हर महीने फ्री मिलती है, मैं अपने लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री देता हूँ हर महीने, बताइए क्या गलत करता हूँ? अगर एमपी एमएलए को 5000 यूनिट बिजली फ्री मिले तो उनको नहीं। अगर मैं अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बना देता हूँ और अच्छी शिक्षा देता हूँ, फ्री शिक्षा देता हूँ, तो ये तो इससे बड़ा राष्ट्र निर्माण का काम और क्या होगा? डेनमार्क देता है, स्विट्जरलैंड देता है, जापान देता है, लंदन देता है, अमेरिका देता है, फ्री शिक्षा देते हैं अपने बच्चों को। मैं भी दे रहा हूँ अपने बच्चों को। मैं अगर उनके लिए अच्छे अस्पताल बना देता हूँ, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बना देता हूँ, उनका इलाज फ्री कर देता हूँ, इससे अच्छा राष्ट्र निर्माण का काम क्या होगा? ये फ्री की रेवड़ी है।